नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्राचीन भारत की वैकल्पिक विषय की आज की कक्षा में हम पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने का प्रयास किया था और इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको दिए थे। आज की इस कक्षा में हम पतन से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए मुख्य परीक्षा में, उसको समझने के साथ ही हड़प्पा सभ्यता का जो महत्व और विरासत का जो मुद्दा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पिछली क्लास में दिए गए क्वेश्चंस की एक उत्तर संरचना को समझ लेते हैं कि आप उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका जो क्वेश्चन था वो था हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आपसे पूछा गया था कि आप ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आप आर्य आक्रमण से, ठीक है, आर्य आक्रमण पर ये प्रश्न था कि आप आर्य आक्रमण की अवधारणा से, आर्य आक्रमण की अवधारणा से कहाँ तक सहमत है। आर्य आक्रमण की अवधारणा से कहाँ तक सहमत हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे। आपको पिछली क्लास के पॉइंट्स को याद रखना होगा। मैंने आपको ये बताया था कि आरंभ से ही हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव रहा है वह किस प्रकार से हुआ, पतन जो रहा है वह किस प्रकार से हुआ, वह प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है, तो हमारे पास आवश्यक अध्ययन स्रोतों की कमी है। मुख्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वह आद्य इतिहास का काल माना जाता है। आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा काल कहा जाता है जिसमें हमारे समक्ष लिपि है, साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए मूल रूप से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर, पुरातात्विक स्रोतों पर ही, भौतिक अवशेषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैंने आपको बताया था इसमें शुरुआती जो इतिहासकार रहे, जिसमें मॉर्टिमर व्हीलर वगैरह हैं, राम प्रसाद चंद्र आदि हैं, उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन की जो व्याख्या है वह आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास किया। आर्य आक्रमण के लिए उन्होंने जो है अपने मत के पक्ष में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी जुटाए और साहित्यिक प्रमाण भी जुटाए। जैसे कि पुरातात्विक प्रमाण में उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त 26 नरकंकालों का संदर्भ दिया, पंजाब से प्रांत कब्रिस्तान एच संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत किया और ये एक तरीके से उन्होंने सामूहिक हत्याकांड के रूप में दर्शाने का प्रयास किया। अब ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया था वह किसने दिया था, तो उन्होंने कहा कि साहित्यिक साक्ष्य के रूप में जो ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका संबंध उन्होंने हड़प्पा से जोड़ा, और इंद्र को जो है पुरंदर जो कहा गया है वह एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता संबंधित दुर्गों को तोड़ने वाला ही था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहने का कुछ प्रयास किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से उनकी जो बात थी वो स्वीकार नहीं की गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जो नरकंकाल वगैरह प्राप्त हुए हैं वह नरकंकाल जो है किसी एक काल से संबंधित नहीं है, ठीक, अलग अलग कालों से संबंधित हैं, यानी उनकी जो मृत्यु हो एक साथ नहीं हुई। दूसरी बात जो हमने आपको बताई थी कि उनका जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से उन्होंने जो आक्रमणकारी की कब्र और आक्रमणकारी का जो आप कह सकते हैं शव की बात की थी, उसका भी जो है डीएनए एनालिसिस, डीएनए विश्लेषण से जो है उसकी पुष्टि नहीं होती। इसके अलावा अगर मान लीजिए नरकंकालों पर किसी प्रकार का कोई घाव वगैरह पाया गया है तो इसका किस तरीके से कहा जा सकता है कि वो आर्यों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया था, स्रोतों में ही बताया था कि उसकी जो स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अगर हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि वो किसी एक कालखंड में आप कह सकते हैं रचित भले ही किया गया हो, लेकिन लिखित रूप दिए जाने के संदर्भ में किसी एक कालखंड की रचना उसे नहीं कहा जा सकता है। वह एक श्रुति परंपरा के आधार पर आगे बढ़ा और उसमें बहुत सारी चीजें जो है समय के साथ जुड़ती रहीं। तो कौन सी चीज उसमें सबसे पुरानी है, कौन सी चीज उसमें नई है, कौन सी चीज उसमें छेपक है, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आप इस बात को दर्शाएंगे अपनी भूमिका में, आप ये बताएंगे कि आवश्यक साक्ष्यों के अभाव में जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुद्दा विवादों में घिरा हुआ है।
यानी पहली पॉइंट आपको क्या बताना है, तो आवश्यक साक्ष्य अभाव। ठीक है, आपको भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट कर देना है कि आवश्यक साक्ष्य अभाव जो है वह हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सीमा का कारक रहा है। ठीक, अब इसी क्रम में आगे चलकर जो है दो विद्वानों का नाम अगर आपको याद रह जाए तो लिख सकते हैं, जैसे कि मॉर्टिमर व्हीलर थे, ठीक है, और राम प्रसाद चंद्र। मॉर्टिमर व्हीलर और राम प्रसाद चंद्र, ये दोनों जो थे उनका जो बैकग्राउंड था वो सैनिक बैकग्राउंड था, इसलिए उन्होंने एक प्रकार के आर्य आक्रमण की थ्योरी को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आर्यों ने हमला किया था और आर्यों ने हमला किया ना, इसके चलते जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आप जो है इसमें कुछ साक्ष्य बता देंगे। ठीक है, साक्ष्य जो मैंने आपको बताए, जैसे कि आप बता सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से आप 26 प्रकार के नरकंकाल प्राप्त करते हैं। ठीक, हड़प्पा का जो क्षेत्र है, जो पंजाब का क्षेत्र है, वहां से हम कब्रिस्तान एच संस्कृति में कुछ नरकंकाल प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके अलावा आप ऋग्वेद का संदर्भ बता देंगे। ठीक है, ऋग्वेद वाला, जिसमें हरियूपिया का जो है संदर्भ दिया गया है। ठीक है, या फिर आप बता देंगे इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर दुर्ग तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये साक्ष्य बता देंगे। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे किस प्रकार से इसका खंडन किया गया है। ठीक है, खंडन में पॉइंट क्या होंगे, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये किसी एक कालखंड के नहीं है। ठीक है, जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं उनकी मृत्यु एक साथ होती हो, एक साथ हुई हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो प्राप्त नरकंकाल हैं, ठीक है, जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं वो पतन के समय से ही विद्यमान है। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था तो वह पतन के समय के नहीं है। ठीक है, उससे पहले के हैं, तो उनका संबंध किस प्रकार से आर्य आक्रमण से आप जोड़ सकते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ऋग्वेद की सीमाएं तो आपको पता ही है, ऋग्वेद एक कालखंड की रचना नहीं है। ऋग्वेद एक कालखंड की रचना नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ऋग्वेद का एक प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में, विशेष रूप से हड़प्पा के पतन के का प्रमाण देने वाले साक्ष्य के रूप में तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ऋग्वेद जो है एक कालखंड की रचना नहीं है, इस बात को आपको बता देंगे। ठीक, उसके बाद फिर आप क्या बता देंगे, फिर एक निष्कर्ष बता देंगे। निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो मॉर्टिमर व्हीलर का जो विचार रहा है, ठीक है, उन्होंने जो ये आइडिया प्रस्तुत किया वह एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचार था। ठीक है, क्या था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचार। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचार का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उद्भव के बारे में जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता को जो है ब्रिटिश इतना पचा नहीं पा रहे थे कि भारत जैसे देश में इतना बड़ा व्यापक सभ्यता उद्भवित हो गई। तो पतन के संदर्भ में भी उनका ये मानना था कि इसका जो पतन है वह किसी न किसी प्रकार से आक्रमण के चलते ही हुआ है। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश भी जो थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश भी जो थे वह भी जो है एक प्रकार के आक्रमणकारी ही थे। ठीक है, ब्रिटिश भी कौन थे, एक प्रकार के आक्रमणकारी ही थे। तो उन्होंने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया कि जिस तरीके से भारतीयों पर शासन ब्रिटिशों ने किया है, उसी प्रकार से आर्यों ने भी भारतीयों पर शासन किया, तो ब्रिटिशों द्वारा किया गया शासन कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये विचार कार्य कर रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचार से प्रेरित होकर जो है उन्होंने इस प्रकार के विचार को सामने रखा, ताकि ब्रिटिशों के जो आधिपत्य है उसको वो सही साबित कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपसे, मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे आर्य आक्रमण की थ्योरी पर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप अपने उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, चाहे 150 शब्द में आए, चाहे 200 शब्द में आए, चाहे 250 शब्द में आए, आपका उत्तर उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक और दिया था मैंने आपको, तो क्या क्वेश्चन था, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा वो आगे बढ़ गया था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। ठीक है, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ, ना कि बाह्य आक्रमण के कारण, ना कि बाह्य आक्रमण
के कारण, ना कि बाह्य आक्रमण के कारण। उसके बाद आपसे टेल वर्ड पूछा गया था, विवेचना कीजिए यानी डिस्कस कीजिए। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है यह पिछले वाले क्वेश्चन का ही विस्तार है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आर्य आक्रमण की थ्योरी आप कह सकते हैं सही साबित नहीं हुई, आर्य आक्रमण की थ्योरी का खंडन कर दिया गया, उसके बाद से जो सभ्यता से संबंधित जो पूरी बहस है वह किस तरफ मुड़ गई? तो पारिस्थितिकीय कारणों की तरफ मुड़ गई, पर्यावरणीय कारकों की तरफ मुड़ गई। ठीक है, और इसमें इस बात पर बल दिया जाने लगा, यह माना जाने लगा कि जिन नदियों के आप कह सकते हैं किनारे या जिन नदियों के विस्तार के क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, वही नदियां आदि जो है उसके पतन का कारण हुई। मैंने आपको बताया था M.R. साहनी का मत, R.L. डाइक्स का मत। ठीक है, साहनी और राइक्स वगैरह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बाढ़ आदि से इसका एक तरीके से पतन देखा गया, और ये कोई साधारण प्रकार की बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार का जल उत्प्लावन था। और इसका कारण क्या था? तो विवर्तनिक विक्षोभ। ठीक, आगे चलकर फिर H.T. लैम्ब्रिक वगैरह जो हैं इसमें कुछ और संशोधन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्रिम अवरोध उत्पन्न हुआ होता, कोई अगर मान लीजिए अवरोध आया होता, तो जल अपना नया मार्ग बना लेता। इसलिए लैम्ब्रिक ये कह रहे हैं कि विचार जो है उनका कि सभ्यता का पतन जो है वह नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ अथवा घग्गर नदी के सूख जाने से हुआ। ठीक, फिर उसके बाद कुछ और मत आए, जैसे कि पर्यावरणीय कारकों के संदर्भ में गुरदीप सिंह नाम के वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने राजस्थान में सांभर, डिडवाना और पुष्कर झील से कुछ परागकणों का अध्ययन किया और स्थापित करने का प्रयास किया कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक के क्षेत्र में, जो 1800 बीसी तक का काल था, उसमें मुख्य रूप से जो भारत का पश्चिमोत्तर, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर का क्षेत्र था, वहां पे वर्षा की मात्रा कम हो गई थी। ठीक, इसी प्रकार से पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के संदर्भ में मुख्य रूप से आप फेयर सर्विस का नाम ध्यान रखेंगे, जिन्होंने हड़प्पाइयों के द्वारा संसाधनों के व्यापक दोहन से, ठीक है, हड़प्पाइयों ने क्या किया कि उनके पास उपलब्ध जो संसाधन थे उनका व्यापक दोहन किया, और इस दोहन से एक प्रकार का संतुलन पैदा हुआ जिसने आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। ठीक है, तो पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के संदर्भ में आप ये बताएंगे कि किस प्रकार से अब बाह्य आक्रमण की बात नहीं की जाती, अपितु पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय कारकों की बात ज्यादा की जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे? शुरुआत वैसे ही होगी। सबसे पहला पॉइंट जो आपका जाएगा वही जाएगा कि आपके पास है क्या, तो आवश्यक जो आपके पास अध्ययन सामग्री है। ठीक, आवश्यक जो आपके पास अध्ययन सामग्री या फिर स्रोत है, ठीक है, वो क्या है? वो सीमित है। अध्ययन सामग्री स्रोत सीमित है या कम है? कम का मतलब क्या हुआ? केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही है। और इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे विवाद, ठीक, या विविध प्रकार के मत देखने लगते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोगों ने अपने मत प्रस्तुत करने लगे। ठीक, जैसे कि शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में कहा जाने लगा कि आर्यों के आक्रमण के चलते जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नाम आप याद रख सकते हैं, मॉर्टिमर व्हीलर हैं, ठीक, और राम प्रसाद चंद्र हैं। मॉर्टिमर व्हीलर और राम प्रसाद चंद्र हैं। वो क्या कह रहे हैं? तो वो इसकी व्याख्या आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे जो विद्वान हैं, ठीक, वर्तमान में बहुत सारे जो विद्वान हैं वो पर्यावरणीय कारकों आदि के आधार पर, ठीक है, पर्यावरणीय कारकों के आधार पर जो है पतन की व्याख्या को करते हैं। तो वर्तमान संदर्भ क्या है? वर्तमान संदर्भ यह है कि बाह्य आक्रमण की बजाय पर्यावरणीय कारकों पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है, और इसमें आपको फिर विविध प्रकार के मतों को देना है। ठीक है, अब विभिन्न मत इसमें कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कई बार बताया। तो विभिन्न मतों को बता देंगे, जैसे कि आप व्हीलर के मत का खंडन करेंगे। ठीक, व्हीलर का जो मत है उसको खंडन करने के बाद फिर उसके बाद विविध प्रकार के मत में कौन से आ जाएंगे? तो मुख्य रूप से फेयर सर्विस का मत देंगे आप, क्योंकि जो पर्यावरणीय, जो पारिस्थितिकीय असंतुलन, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण की बात करते हैं तो कौन करते हैं? फेयर सर्विस करते हैं। इसके अलावा गुरदीप सिंह का जो मत है उसको बताएंगे। ठीक, तो पारिस्थितिकीय निम्नीकरण में मुख्य रूप से फेयर सर्विस और गुरदीप सिंह के मत को आप बताएंगे।
ठीक है, जिसमें पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के तहत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पाई लोगों ने अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया और इस दोहन के चलते उनका अंततः क्या हो गया, पतन हुआ। गुरदीप सिंह ने क्या किया, तो राजस्थान की जो झील वाला क्षेत्र है वहां से उन्होंने पराक्रमों का अध्ययन किया और ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से उस काल तक 1800 ईसा पूर्व के काल तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जहां पे हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्षा की मात्रा कम होती गई और इसी ने संभवतः हड़प्पा सभ्यता का पतन किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा। अब निष्कर्ष में मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पर्यावरणीय कारक तो हैं, ठीक है, जो आप ध्यान रखेंगे, मैं इसको आपको बता भी देता हूं। आपको निष्कर्ष में कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि आप इस बात को बताएंगे कि जो पर्यावरणीय कारक हैं वह पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक अत्यंत व्यापक सभ्यता रही है, ठीक है ना, कई लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उसका विस्तार था। इसीलिए माना जाता है कि जो अलग अलग जो स्थल हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग स्थल हैं, उन अलग अलग स्थलों का जो पतन हुआ, ठीक, उसके पतन के जो कारक हैं वो पृथक रहे होंगे। ठीक है, कहीं हो सकता है बाढ़ से हुआ हो, कहीं हो सकता है सूखे से हुआ हो, कहीं हो सकता है आग लगने से हुआ हो, कहीं हो सकता है संसाधनों के अत्यधिक दोहन वगैरह से लगा हो। ठीक, और मुख्य रूप से आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में एक संतुलन देखा जाता था, है ना। शहरी सभ्यता के विस्तार में उद्योग और व्यापार की भी भूमिका है और साथ ही साथ कृषि की भी भूमिका है। तो उद्योग, व्यापार और कृषि का एक संतुलन है और इसी पे जो है हड़प्पा सभ्यता टिकी हुई थी। अब ये जो पतन देखा गया उसमें क्या हुआ कि यही संतुलन जो है वह क्या हो गया, वो असंतुलित हो गया। ठीक है, यही खत्म हो गया वो संतुलन, और इसी संतुलन के चलते जो हड़प्पा सभ्यता की आप कह सकते हैं यूएसपी थी, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, नगरीय सभ्यता, ठीक, वो समाप्त हो गई। अब यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना होगा, आपको याद होगा कि ये जो असंतुलन देखा गया, ठीक है, असंतुलन ये जो देखा गया, इस असंतुलन की व्याख्या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जब करने जाते हैं, जब आप पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जब आप करने जाते हैं, तो इसमें केवल और केवल भौतिक कारक ही आपको सामने नजर आते हैं कि भाई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हो गया, पर्यावरणीय कारक आ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उसमें राजनीतिक कारक किस प्रकार से थे, ठीक है, उसमें विचारधारा की भूमिका किस प्रकार की रही होगी, ठीक, क्या उसमें धर्म की किसी प्रकार का कोई भूमिका था, ठीक, क्या इसमें दर्शन की किसी प्रकार की कोई भूमिका थी। ये सब जो वैचारिक कारक हैं, ठीक है, ये सब जो वैचारिक कारक हैं, ये हमें मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि वैचारिक कारकों की जो आप कह सकते हैं प्राप्ति होती है वह साहित्यिक स्रोत से होती है। ठीक है, वैचारिक वैचारिक कारक किससे पता चलते हैं? साहित्यिक स्रोत से, और साहित्यिक स्रोत हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आपको लिखना है कि पर्यावरणीय कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक कारक को आप संपूर्ण सभ्यता के पतन का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कारक को आप संपूर्ण सभ्यता के पतन का कारक मान नहीं सकते, क्योंकि केवल पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वह भौतिक कारकों की जानकारी देते हैं। जो गैर भौतिक कारक रहे होंगे वह साहित्यिक स्रोतों के अभाव में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इसको क्वेश्चन को अपना एंड करना है। ठीक है, और शुरू में मैंने आपको यह भी बताया था कि पतन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ विनाश हो गया, अपितु तो इसका रूप परिवर्तन हुआ है। रूप परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जो नगरीय, जो आप कह सकते हैं जो उसकी पहचान दिखाई दे रही थी, उसमें बदलाव आया। ठीक, तो इससे हुआ क्या कि हम परवर्ती हड़प्पा काल में एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति को देखेंगे, कुछ ताम्र रासायनिक चालकोलिथिक प्रकार की सभ्यताओं को देखेंगे, जिसमें हड़प्पा के कुछ चरण हमें दिखाई देंगे, हड़प्पा के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन जो हड़प्पा का जो मेच्योर फेज की जो बड़े बड़े शहरों वाली जो विशेषता थी, मानक मन के, मानक मोहर, वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है, जो पूछा गया था यूपीएससी में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, तो
देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है पुरातात्विक साक्ष्य, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही क्वेश्चन पूछा गया है। पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के, पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक सामाजिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक आयामों का, सामाजिक एवं राजनीतिक आयामों का, ठीक, प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते, प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं। वे यह तो वे यह तो बहुत, ठीक है, वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप में, वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप में इंगित करते हैं कि, इंगित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, या हड़प्पा संस्कृति, ठीक, विनगरीकरण 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 के क्रमिक प्रक्रम से गुजरी थी, विनगरीकरण के क्रमिक, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो अभी मैंने पूरी बात बताई वास्तव में वही ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जो भी बताया जा रहा है वो सब का सब संबंधित है यूपीएससी से, प्रक्रम में गुजरी थी, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ही बताना है इसमें टिप्पणी करके, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम बात यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में पूछ ली। क्या क्वेश्चन है देखिए, समझिए। पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात हो रही है और सीधी सीधी बात उसने बता दिया कि पुरातात्विक साक्ष्य से आप हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो संभावित कारक रहे होंगे, जो गैर भौतिक कारक हैं, जो सामाजिक कारक हैं, जो राजनीतिक कारक हैं, उसका प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते, लेकिन ये बहुत स्पष्ट रूप से इंगित कर देते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो एक प्रकार का विनगरीकरण, ठीक है, यानी नगरों का एक प्रकार से पतन, विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम में गुजरी थी। आपको इस पर टिप्पणी करनी है, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इतिहासकार का नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है ग्रेगरी पोशेल, ठीक है, ग्रेगरी पोशेल। ग्रेगरी पोशेल जो हैं जब हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करते हैं तो वह इसी प्रकार के गैर भौतिक कारकों पे बल देते हैं, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन में वैचारिक कारकों की भूमिका पर बल दिया है, ठीक है। उनका यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में गैर भौतिक कारक संभवतः ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे, ठीक है। वैचारिक कारकों की भूमिका पे वह ज्यादा बल देते हैं। उनका यह मानना था कि हड़प्पा सभ्यता जो शहरी चरण में गुजरी, जो शहरी हमें दिखाई दी, वो एक खास विचारधारा थी, ठीक है। वहां पे खास विचारधारा वाले लोग जो हैं शासन कर रहे थे, और जब यह खास विचारधारा अवरुद्ध हो गई, ठीक है, जब ये खास विचारधारा अवरुद्ध हो गई, अब कैसे हुई तो नहीं पता, कौन थे ये भी नहीं मालूम, तब उससे जो है हड़प्पा का पतन देखा गया। और पतन के बारे में बार बार आपको ध्यान रखना है, पतन का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से विनाश हो गया, अपितु क्या हो गया, विनगरीकरण, ध्यान रखेंगे, अपितु क्या हो गया, विनगरीकरण। विनगरीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े नगर दिखाई दे रहे थे वो नगर अब समाप्त हो गए। परवर्ती हड़प्पा फेज में हमें बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां नजर आती हैं, ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां नजर आती हैं जो ग्रेगरी पोशेल के अनुसार विचारधारा के कारक के चलते है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप था वह एक खास विचारधारा के चलते था, ठीक, वह खास विचारधारा विरुद्ध हो गई तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जिसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता विनगरीकरण के दौर से गुजरी, ठीक। तो इसमें जो है वह मुख्य रूप से ग्रेगरी पोशेल जो है वह मुख्य रूप से एक सक्षम शासक वर्ग, ठीक है, एक सक्षम शासक वर्ग के पतन की बात करते हैं, सक्षम शासक वर्ग के पतन की बात करते हैं, और इस पतन से ही जो है, या इस पतन से भी जो है हड़प्पा का पतन हुआ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से गैर भौतिक कारकों की भूमिका पर भी बहुत सारे इतिहासकारों ने बल दिया है,
क्यों? क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वह हड़प्पा सभ्यता के पतन के सामाजिक राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता नहीं देते। इसलिए ग्रेगरी पोशेल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में किसी न किसी रूप में वैचारिक कारकों की भूमिका भी रही होगी, जिसमें एक खास विचारधारा से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, और जब इस विचारधारा का अवरोध देखा गया, ये विचारधारा समाप्त हो गई, तब हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। यानी एक सक्षम शासक वर्ग के पतन से भी जो है हड़प्पा के पतन की बात की जाती है। इसमें संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई सामाजिक तनाव देखा गया हो, ठीक है, कोई सामाजिक तनाव देखा गया हो, ठीक, तो यह भी जो है एक कारक हो सकता है। अब ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? तो वही वाली बात है कि जो पतन का मुद्दा है वो क्यों है? तो विवादित है। विवादित क्यों है? तो वही वाली बात मैंने आपको बताई, अध्ययन सामग्री की कमी, अध्ययन सामग्री की कमी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि आप शुरुआत में वही बात जो शुरू के क्वेश्चन में था कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन का जो मुद्दा है वह प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आवश्यक अध्ययन सामग्री की कमी, और इस सभ्यता के पतन में राजनीतिक और सामाजिक कारकों की भी भूमिका रही होगी, ठीक है। लेकिन पठित प्रकार के, आप ये ध्यान देंगे, साहित्यिक साक्ष्य तो हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए हैं, परंतु पठित प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में हम ये नहीं जान सके हैं कि सभ्यता के अंत में राजनीतिक विचारधारा में होने वाले बदलाव अथवा सामाजिक संरचना में उत्पन्न तनाव इसके लिए कहां तक उत्तरदायी रहे थे, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पूरा सार जो है इसी लाइंस में है। आवश्यक अध्ययन सामग्री की कमी है, इसलिए राजनीतिक सामाजिक कारकों की क्या भूमिका है यह नहीं पता है, और इसमें राजनीतिक विचारधारा बदलावों से कैसे सभ्यता का पतन हुआ होगा, ठीक, सामाजिक संरचना या फिर सामाजिक तनावों से किस प्रकार का जो है पतन हुआ होगा, ये हमें पता नहीं है, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ पुरातात्विक साक्ष्य से हम ये जरूर ज्ञात कर सके हैं कि किस प्रकार से हड़प्पाई स्थलों का एक प्रकार से क्रमिक रूप से जो है हम विनगरीकरण देखते हैं, ठीक है। जो हमें नगर दिखाई देते हैं, अब वो नगर जो है धीरे धीरे पतित होने लगे। जैसे कि आप मोहनजोदड़ो में आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से 2100 ईसा पूर्व तक आते आते एक प्रकार की वृद्धावस्था दिखने लगी। जो मानक मोहरें थी, मानक मनके थे, ठीक, मानक लिपि थी, माप और तौल की पद्धति थी, कांसा निर्माण की आप कह सकते हैं कला थी, दूरवर्ती व्यापार था, ये जितने जो आप कह सकते हैं मेच्योर फेज के लक्षण थे वे सब जो है पीछे छूट गए। जो सड़क और गलियां जो हमें एक निश्चित पैटर्न के आधार पर बसी हुई दिखाई देती हैं वो अवरुद्ध हो गए, ठीक। नगर निर्माण योजना जो है वो समाप्त हो गई। अब जो है किसी भी प्रकार से अनियोजित प्रकार से जो है शहर बसते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि कुम्हार की भट्टी जो है हमें नगर के बीच में दिखाई दे रही है, कुम्हार की भट्टी नगर के बीच में दिखाई दे रही है, जो इस बात को दर्शाता है कि अब जो एक प्रकार का नियोजित नगर था उस विशेषता को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में आप बता देंगे, मोहनजोदड़ो में आप बता देंगे, ठीक है, मोहनजोदड़ो में आप बता देंगे कि किस प्रकार से जो है उसका पतन दिखाई दिया, ठीक है। किस प्रकार से जो है कुम्हार की जो भट्टी है, कुम्हार की जो भट्टी है वह नगर के बीच में दिखाई देती है, नगर के बीच में दिखाई देती है। और जो उसकी मानकता थी, कौन कौन से उदाहरण याद रखिएगा, आपको मानक उदाहरण याद रखने हैं जो हड़प्पा सभ्यता के मैच्योर फेज की बात करते हैं। इसमें मोहरों की बात, मनकों की बात, लिपि की बात, मानक माप और तौल की बात, कांसा निर्माण शैली की बात, दूरवर्ती व्यापार, ये सब पीछे छूट गए। सड़क और गलियां अवरुद्ध हो गईं, नगर निर्माण योजना समाप्त हो गई, जिसका पता कुम्हार की भट्टी के नगर के बीच में स्थापित होने से लगाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हड़प्पा में भी हम इस प्रकार के प्रमाण देखते हैं जिसमें नगरों का पतन दिखाई देता है, और एक ग्रामीण संस्कृति के रूप में आगे चलकर हम कब्रगाह एच संस्कृति, ठीक है, आगे चलकर हम एक प्रकार की जिसे अंग्रेजी में सीमेंट्री एच कहते हैं, ठीक है। परवर्ती काल में क्या हुआ कि हड़प्पा की जो नगरीय विशेषता थी वो समाप्त हो गई, और कब्रगाह एच संस्कृति, ठीक है, कब्रगाह एच संस्कृति का विकास हुआ जो ग्रामीण विकास को दर्शाता है,
ठीक है, जो ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरीके से धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता जो है वह क्रमिक प्रकार से विनगरीकरण की प्रोसेस से गुजरी है। और जो इसके सबसे बड़े केंद्र हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों में ही जो है हमें इस प्रकार के विनगरीकरण के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, केवल 1 से 2 उदाहरण देंगे और फिर आप बताएंगे कि बाकी के स्थलों में भी जो है हमें इसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। ठीक, अगर इन 3-4 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये चीज जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि जब भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस को लिखा जाएगा, जब भी हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित क्वेश्चन, किसी भी विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाएगा तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, जैसे कि विभिन्न स्थलों के पतन के स्वरूप में अंतर है, विभिन्न स्थलों के पतन की कालावधि में अंतर है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी और इतनी व्यापक क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता का एक साथ पतन हुआ होगा, कोई एक कारण उसके लिए उत्तरदायी रहा होगा, इसको निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारण संभव रूप से उत्तरदायी रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण किस प्रकार से एक सूक्ष्म संतुलन पर आधारित था और इसे बनाए रखने में राजनीतिक सामाजिक कार्य की भूमिका यानी सोशियो फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर क्या रहे होंगे, किस प्रकार की उनकी भूमिका रही होगी, यह हमें नहीं पता है। ठीक है, इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि केवल भौतिक कारकों के आधार पर ही आप हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात नहीं करेंगे, अपितु राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में आने वाले व्यवधान आदि भी जो हैं वह नगरीय सभ्यता के पतन के कारक हो सकते हैं, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं इस प्रकार के राजनीतिक अथवा सामाजिक कारक की सूचना नहीं देता। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का पतन संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का महत्व व विरासत। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का महत्व व विरासत। अभी क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको इंगित किया कि सामान्य रूप से पहले माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता एकाएक समाप्त हो गई, पूरी तरीके से समाप्त हो गई और हम इसके किसी भी प्रकार के कोई भी चिन्ह देखने को नहीं पाते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसी बात नहीं मानी जाती। जब भी हमने क्वेश्चन देखा वही बात है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज भी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, वही इसके महत्व को दर्शाता है, वही इसकी विरासत को दर्शाता है। इसमें एक और शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं सातत्यता। ठीक है, सातत्यता, ये शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी। ठीक, कंटिन्यूटी यानी इसकी बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो आज भी हमारे समाजों में दिखाई देती हैं। ठीक है, वो कौन सी विशेषताएं हैं उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, ये तो एकदम ऑब्वियस बात है। और सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखना है कि ये ऐसी सभ्यताएं या फिर ऐसे क्षेत्रों में शामिल थी जहां पे हमें नगरीकरण दिखाई देता है। ठीक है, नगरीकरण दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, इसका महत्व हो गया। अब उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि भारत में दूसरा जो नगरीकरण है, ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो फेज है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में मिलता है। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में मिलता है। तो 6th सेंचुरी बीसी में जो हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन दिखाई देता है, द्वितीय नगरीकरण दिखाई देता है, हो सकता है, संभव है कि पहले वाले नगरीकरण के बहुत सारे पॉइंट जो हैं वह इस द्वितीय नगरीकरण में भी दिखाई दिए हों। ठीक है, तो गंगा घाटी के 6ठी शताब्दी पूर्व के द्वितीय नगरीकरण के जो हम अनुभव देखते हैं वह किसी न किसी रूप में उनकी जो आप कह सकते हैं साम्यता है, किसी न किसी रूप से जो उसकी तुलना है वह पहले वाले नगरीकरण से की जा सकती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है कि अगर दूसरा नगरीकरण दिखाई दे रहा है तो क्या वो पहले नगरीकरण के समान था अथवा पहले नगरीकरण के समान नहीं था। तो ये इसका महत्व है कि हम पहले भी देखें दोबारा भी देखें तो सीधा सीधा हमारे मन में हड़प्पा सभ्यता आना चाहिए, यानी इसका महत्व लगातार बना हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद
तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है इसका जो नगर निर्माण की योजना है, ठीक है, इसकी जो नगर निर्माण की जो योजना है, नगर निर्माण की योजना, उसने भी जो है बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। ठीक है, परवर्ती सभ्यताओं को प्रभावित किया। आज भी यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक, परवर्ती सभ्यता जो है उससे क्या हुई, आज भी आप कह सकते हैं जो जो एक प्रकार का नियोजित विकास पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो एक प्रकार का चेस बोर्ड पैटर्न का विकास देखने को मिलता है, वह आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो नगरीकरण एक इसका महत्व है। नगरीकरण में भी नगर निर्माण योजना जो है उसने आगे चल करके जो दूसरे नगर दिखाई दे उनके नगरीय संरचना को प्रभावित किया। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट आएगा इसमें तकनीकी ज्ञान। ठीक, क्या आएगा, तकनीकी ज्ञान, और तकनीकी ज्ञान का भी माना जाता है कि इसका प्रसार हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। इसमें जो है बहुत सारे इतिहासकार वगैरह जो हैं उनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी जो हड़प्पाई लोगों का तकनीकी ज्ञान था वह आगे चलकर बहुत सारी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल के बाद मुख्य रूप से हम पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार की सभ्यताओं का प्रसार देखते हैं। ठीक, आगे भी हम देखेंगे परवर्ती हड़प्पा काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास देखने को मिलता है। मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों पे पहले क्लास करवाई है, आप देखिएगा 13वीं या 14वीं क्लास है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो तांबे को बेहतर प्रकार से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः हड़प्पाई लोगों के संपर्क के आने से, ठीक है, जो हड़प्पन लोगों से जो उनका संपर्क हुआ उससे जो अविकसित क्षेत्र थे, जो नॉन डेवलप्ड क्षेत्र थे, अविकसित क्षेत्र, मुख्य रूप से पूर्वी भारत के क्षेत्र, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं महाराष्ट्र आदि के जो अविकसित क्षेत्र थे, वहां पे समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। ठीक है, तो समृद्ध ग्रामीण बस्तियां जो बसती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का जो विकास देखने को हम देखते हैं वो इतिहासकारों की नज़र में हो सकता है। इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो हम एक प्रकार का पूर्वगामी विस्तार देखते हैं, ईस्ट की तरफ जो है हम विस्तार देखते हैं, दक्षिण की तरफ जो हम विस्तार देखते हैं, उसमें हड़प्पाई लोगों के संपर्क में आने से जो अविकसित क्षेत्र थे, ठीक है, पूर्वी भारत के क्षेत्र थे, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे, वहां पे संभवतः समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का जो विकास देखने को मिलता है उसमें किसी न किसी रूप में हड़प्पाई सभ्यता के जो तकनीकी ज्ञान था उसका जरूर किसी न किसी रूप में आप कह सकते हैं योगदान रहा होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जिस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों का तीव्र विस्तार देखते हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पाई लोगों ने विशेष रूप से जो आपको यहां पे लिख सकते हैं उसे, विशेष रूप से जो तांबे का ज्ञान था, ठीक है, तांबे का ज्ञान या फिर तांबा का प्रगलन का ज्ञान, तांबे का ज्ञान या तांबे का प्रगलन का ज्ञान, उसका कहां पे क्या हुआ है, तो विस्तार हुआ है, और इससे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ है। ठीक है, तो किसी न किसी रूप में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास जो हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात देखते हैं, उन्हें जिस प्रकार से तांबा प्रगलन का ज्ञान था, ठीक है, उन्हें तांबे को पिघलाने का और तांबे का विविध प्रकार से उपयोग करने का जो ज्ञान था, हो सकता है कि हड़प्पाई तकनीकी विकास का उन्हें लाभ मिला हो। ठीक है, तो यह भी जो है इसका महत्व है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में हम फसलों की विविधता देखते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हम फसलों की विविधता जो देखते हैं वह भी जो है हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। जैसे कि हम गेहूं को देखते हैं, ठीक, जौ को देखते हैं, मटर को देखते हैं, सरसों को देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको चना याद रखना है, कपास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, और ये सब कहाँ पे उगाई जा रही थी, तो हड़प्पा के क्षेत्र में। ठीक, आगे भी दिखाई देती हैं। तो फसलों की जो विविधता है वह भी हड़प्पाई कृषि अर्थव्यवस्था की देन माना जाता है, और आगे चलकर इन फसलों का प्रचलन जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है,
इसी प्रकार से जो है तांबा के ज्ञान के संदर्भ में ही जो है जो धातु की ढलाई पद्धति थी, ठीक है, धातु की ढलाई पद्धति का ज्ञान, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से इसमें आप लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, लुप्त मोम तकनीक जैसे हिंदी में कहते हैं, लॉस्ट वैक्स तकनीक, या इसे हिंदी में कहेंगे लुप्त मोम, लुप्त मोम, ठीक। जैसे एक और पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है साइरे परद्यू, ठीक है, साइरे परद्यू ऐसे करके, तो इसको भी जो है लॉस्ट वैक्स तकनीक के रूप में ही जाना जाता है। तो हड़प्पाई सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक प्रकार का तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान की विरासत पैदा की, जिसमें धातु की ढलाई पद्धति के रूप में लुप्त मोम तकनीक साइरे परद्यू का ज्ञान हमें आज भी देखने को मिलता है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तारित हुआ, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये आज भी हमें दिखाई देता है, जिसमें इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि तांबे को किस प्रकार से गलाया जाए, ठीक है, कांसा किस प्रकार से बनाया जाए, ठीक, कांसा और तांबे की ढलाई या फिर उसका आप कह सकते हैं प्रगलन का ज्ञान। इसके अलावा तकनीकी विकास में और भी उदाहरण हैं, आपको ध्यान होंगे जब हमने तकनीकी विकास पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि तकनीकी विकास में जो है हम 16 के गुणज का प्रयोग देखते हैं, ठीक, हम बाइनरी पद्धति का ज्ञान देखते हैं, बाइनरी पद्धति का ज्ञान देखते हैं, हम दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल देखते हैं, दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल देखते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है आपने और भी नगर नियोजन वगैरह का उदाहरण तो बता ही दिया, ठीक। इसके अलावा फीट और क्यूबिक प्रणाली, ठीक है, फीट और क्यूबिक प्रणाली, ये सारी चीजें हमें आज भी दिखाई देती हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पाइयों का तकनीकी विकास का ज्ञान, धातु विकास का ज्ञान, वह आज भी एक प्रकार से उनकी विरासत है और उनके महत्व को ही दर्शाता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है आप कौन सा उदाहरण दे सकते हैं, तो देखिए 8वां इसमें उदाहरण दिया जाएगा, जिसे मुख्य रूप से जो है आप इसमें जो हड़प्पाई सभ्यता की खान पान की पद्धतियां रही हैं, ठीक है, हड़प्पाई सभ्यता की जो वेशभूषा रही है, ठीक, हड़प्पा सभ्यता का जो रहन सहन का ढंग रहा है, हड़प्पा सभ्यता का रहन सहन का एक ढंग रहा है, वह आगे चलकर भारतीय जीवन पद्धति का अंग बन गया, ठीक है ना। इसमें जो समाज की जो संरचना हमें दिखाई देती है वह भी आज हमें कई रूपों में दिखाई देती है, ठीक। मुख्य रूप से जो पुरोहित वर्ग वगैरह है उसकी भूमिका हमें आज भी दिखाई देती है, ठीक है। तो जो हमने किया था ना, जब समाज हमने देखा था, जब पुरोहित वर्ग देखा था, जब हमने खान पान वेशभूषा रहन सहन की पद्धतियां देखी थी, तब आपको ये चीज पता चली होगी कि इस प्रकार से वो सारी की सारी चीजें जो हैं वह आज भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। और फिर उसके बाद जो है आप इसमें धर्म की भूमिका बता सकते हैं, ठीक है, धर्म, तो हड़प्पा के क्षेत्र में बहुत सारे जो धर्म के कारक हैं वह आज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आप बता सकते हैं कि इसमें प्रकृति पूजा देखने को मिलती है, ठीक। इसमें आप बता सकते हैं किस प्रकार से जो है बहुदेववाद देखने को मिलता है, ठीक, बहुदेववाद देखने को मिलता है। इसमें किस प्रकार से पीपल या फिर वृक्ष पूजा देखने को मिलती है, ठीक। हमें जो है मातृ देवी, ठीक, मातृ देवी की पूजा देखने को मिलती है, मातृ देवी की पूजा हमें जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो उसे कहा जाता है यज्ञ, यज्ञ वगैरह की परंपरा, ठीक है, यज्ञ वगैरह की परंपरा, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बाद में जो हिंदू धर्म है उसका भी भाग बना, और हिंदू धर्म को आपको ध्यान रखना है कि इसमें हड़प्पा का धर्म, ठीक है, इसमें हड़प्पा का धर्म और वैदिक धर्म, ठीक है, हड़प्पा का धर्म और वैदिक धर्म दोनों से मिलकर जो है आगे चलकर हमें हिंदू धर्म का विकास देखने को मिलता है, ठीक है, हिंदू धर्म का विकास देखने को मिलता है, ठीक। जैसे कि जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वैदिक काल में यज्ञों की परंपरा देखने को मिल रही है, वैदिक काल में जो है हमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कर्मकांडों की परंपरा देखने को मिल रही है, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती, ठीक है, मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती, ठीक। इसी प्रकार से जो है यज्ञों के बारे में भी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि यदि हड़प्पाई क्षेत्र में यज्ञ परंपरा देखी जा रही है और आर्यों के बारे में अगर ये माना जा रहा है, आर्यों के बारे में अगर ये माना जा रहा है कि वह जो है बाहर से आए थे,
ठीक है। अगर मान लीजिए वो मध्य एशिया से आते हुए नजर आते हैं, तो मध्य एशिया में तो यज्ञों की परंपरा थी नहीं। ठीक, मध्य एशिया में तो यज्ञों की परंपरा थी नहीं, तो फिर वैदिक आर्यों को यज्ञों की परंपरा का ज्ञान कहाँ से मिला? तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पाई काल में जो हमें कालेबंगा आदि के क्षेत्र में जो हमें यज्ञ वेदियां वगैरह मिली हैं, वही यज्ञ वेदी वगैरह का ज्ञान जो है संभवतः भारतीय आर्यों को मिला, और यज्ञों की परंपरा आदि करने की जो परंपरा है वह जो है संभवतः हड़प्पाइयों की ही देन है। ठीक है, अब इस पे एक मत है, अब ये सत्य है अथवा नहीं यह तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ये मत जरूर कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप कला का विकास का बता सकते हैं। ठीक है, कला का विकास, कला के विकास में हमने क्लास 19 में देखा था कि किस प्रकार से कला का विकास हमें देखने को मिलता है। इसमें चाहे स्थापत्य कला हो, ठीक, स्थापत्य कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, ठीक, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वो मृदभांड निर्माण की कला हो, ठीक है, मृदभांड निर्माण की कला हो, चाहे वो आप कह सकते हैं मन का, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं सौंदर्य, सौंदर्य कला, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आज भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, जैसे कि इसमें हमें इक्का गाड़ी वगैरह, ठीक, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब के उदाहरण भी आज हमें देखने को मिलते हैं, आज भी हमें देखने को मिलता है, और हमें इसके खिलौने प्राप्त हुए हैं इक्का गाड़ी के, बैलगाड़ी के। और अगर इक्का गाड़ी बैलगाड़ी के खिलौने अगर हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं तो वो आज भी चलते हैं, यानी आज भी जो है इनका महत्व बना हुआ है। ठीक, इसके अलावा एक और बात जो मैंने आपको बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम मिस्र से या फिर मेसोपोटामिया से, मिस्र से या फिर मेसोपोटामिया से अगर हम हड़प्पा की तुलना करें, मिस्र या मेसोपोटामिया से आप हड़प्पा की तुलना करें, तो आप 2 से 3 बातें ऐसी हैं जो काफी विशिष्ट रूप में पाएंगे। जैसे कि मिस्र या मेसोपोटामिया में क्या दिखाई दे रहा है, तो मिस्र में हमें बड़े बड़े पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यानी यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जो संसाधन है, ठीक, वो संसाधन जो है भोग विलास में खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐश्वर्य में खर्च किए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो शासक वर्ग हमें दिखाई देता है, ठीक है, अब वो कौन था ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो शासक वर्ग दिखाई देता है उसने जो है शासकीय स्थापत्य में रुचि नहीं ली। ठीक है, शासकीय स्थापत्य हमें इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता। इसके अलावा हमें जन सामान्य, ठीक है, जन सामान्य का बेहतर जीवन देखने को मिलता है, जन सामान्य का बेहतरीन जीवन देखने को मिलता है। यानी मिस्र और पोटामिया के शासक वर्गों की तुलना में हड़प्पाई शासक वर्ग जो है वह अपने संसाधनों को शासकीय स्थापत्य पर खर्च करने के बजाय, शासकीय स्थापत्यों के निर्माण में रुचि लेने के बजाय जन सामान्य के रहन सहन और जीवन को ऊपर उठाने में ज्यादा रुचि ले रहा है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं सुशासन का उदाहरण कहा जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार से सामाजिक न्याय का उदाहरण कहा जा सकता है। तो ये इस बात को दर्शाता है, ये इस चीज को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है शासन किया जाना चाहिए। और ये जो शासन करने का जो विचार है, भले ही हमें मालूम नहीं कि हड़प्पाई शासक वर्ग का विचार क्या रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है ये हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है, और किस प्रकार से जीवन में मितव्ययिता होनी चाहिए। ठीक है, मितव्ययिता, किस प्रकार से जीवन में मितव्ययिता होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमें अपने जीवन में मितव्ययी होना चाहिए, विशेष रूप से शासक वर्ग के दृष्टिकोण से। उस मितव्ययिता की भूमिका जो है हमें कहां से देखने को मिलती है, तो मितव्ययिता की जो भूमिका है वो हमें हड़प्पाई शासक वर्ग के दृष्टिकोण से देखने को मिलती है। ये एक ऐसी बात है जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, क्योंकि यह जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहां पे हमने क्वेश्चन लिखा, हड़प्पा सभ्यता का पतन भले ही हो गया हो, हड़प्पा सभ्यता का पतन भले ही हो गया हो, भले ही हो गया हो, ठीक, भले ही हो गया हो, परंतु उसकी सातत्यता, परंतु उसकी सातत्यता
आज भी देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, आज भी देखने को मिलती है। उदाहरण सहित पुष्टि करें, उदाहरण सहित पुष्टि करें, उदाहरण सहित पुष्टि करें। अब कैसे लिखेंगे आप? तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। आवश्यक अध्ययन सामग्री के अभाव में हम किसी एक कारक की व्याख्या भले ही नहीं कर पाते, किंतु निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि 1900 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता में एक प्रकार का विनगरीकरण देखने को मिलता है। ठीक, विनगरीकरण अथवा पतन के बावजूद हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विरासत के तत्व हम आज भी देखते हैं, जो इसकी सातत्यता यानी कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, जो इसकी सातत्यता यानी कंटिन्यूटी को दर्शाता है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, नगरीकरण के बारे में, नगर निर्माण योजना के बारे में, ठीक, तकनीकी ज्ञान के प्रसार के बारे में, ठीक, तांबे का ज्ञान, फसलों की विविधता, इसके अलावा कांसा निर्माण की कला, लॉस्ट वैक टेक्निक, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ठीक, इसके अलावा धर्म की भूमिका, कला की भूमिका, और सबसे बड़ी बात क्या है, शासक वर्ग का उद्देश्य, जन सामान्य के रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे बिंदु जो है हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसमें हमने प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है इस विषय को समझने का प्रयास किया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम परवर्ती हड़प्पा काल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, महापाषाण संस्कृति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हमने आपको पहले क्लास में कराई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लास 13 में, उसकी भी थोड़ी सी आपको हम बताएंगे ताकि आप उसको जोड़ सके कि किस प्रकार से भारतीय सभ्यता आगे बढ़ी है। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता की तरफ आगे जाएंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।